नमस्कार फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube परिवार चैनल परिवर्तन दा एजुहब में। फ्रेंड्स, आपको पता है सीटेट का एग्ज़ाम आपका दिसंबर में लगा है और आपके अपने चैनल पे सीटेट की सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैंने आपको पहले पियाजे, फिर उसके क्वेश्चन, फिर लेवागोस्की उसके क्वेश्चन, फिर कोहलबर्ग उसके क्वेश्चन, और फिर मैंने आपको कल जो नेक्स्ट सेशन आपका हुआ था लास्ट वाला, उस सेशन में हम लोगों ने आपका NCF 2005 को कवर किया था। इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं वादे के मुताबिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में RTE 2009 कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, कोई भी चीज़ अचानक नहीं आती है, उसकी भूमिका पहले से ही धीरे धीरे बना दी जाती है। इसी भूमिका को तैयार करने का जो लक्ष्य था वो सन 2002 में ही गठित कर दिया गया था। कैसे? देखिए, लिखा है कि सन 2002 में संविधान के एक संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद यानी आर्टिकल 21A में के भाग 3 में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। यानी अगर देखें फ्रेंड्स, तो आपका जो संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं, उनमें मौलिक अधिकार संख्या 21A में एक एक्ट जोड़ दिया गया, मतलब एक अधिकार जोड़ दिया गया बच्चों की शिक्षा का। उससे पहले बच्चों की शिक्षा का अधिकार नहीं था। इस संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51, इनमें आपके क्या किया गया है, शिक्षा के बारे में प्रबंध किया गया। और बालक की शिक्षा के लिए, यानी जो बालक 6 वर्ष से 14 वर्ष का है, उसकी जो शिक्षा है वो पूर्णतः मुफ्त यानी निःशुल्क होगी और अनिवार्य होगी। यानी इस उम्र के बच्चों को जो सरकार है वो शिक्षा है वो मुफ्त में देगी और अनिवार्य यानी कंपलसरी देगी। यह अधिनियम 4 अगस्त 2009 को लोकसभा से पारित किया गया। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है कि RTE पारित कब हुआ और RTE लागू कब हुआ। देखिए क्या है कि जो RTE पारित हुआ है वो 4 अगस्त 2009 को हुआ है, लेकिन इसको लागू कब किया गया है, तो जो नया सेशन अपना शुरू होता है अप्रैल में, तो 1 अप्रैल 2010 से आपको इसका लागू किया गया है। ठीक, लेकिन लागू करने जब उस समय लागू किया गया था तो जम्मू कश्मीर में आपका आर्टिकल 370 लगा हुआ था, जो जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता है। तो हुआ क्या था, जब RTE यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को लागू किया गया तो सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर बाकी जितने भी आपके मौजूदा समय में उस समय स्टेट थे, राज्य थे, उन सभी में लागू किया गया। जम्मू कश्मीर में लागू ना करने का जो रीज़न था मैंने आपको बताया, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। RTE का जो ऑफिशियल नाम है यानी पूरा नाम है वो फ्रेंड्स क्या है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, यानी बच्चों के शिक्षा का अधिकार अधिनियम निःशुल्क और मुफ्त। कौन सा सन का? 2009 का। ये अधिनियम क्या बताता है? ये अधिनियम ये बताता है कि बालक को जो शिक्षा दी जाएगी, यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष यानी जो 8 साल का बीच में जो बालक की शिक्षा होगी, ये बिल्कुल पूर्णतः निःशुल्क होगी और कंपलसरी होगी, यानी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होगी, जो राज्य सरकार देने का क्या कोशिश करेगी, माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने की कोशिश करेंगे। आगे आते हैं, RTE को घोषित करने वाला भारत जो है वो 135वां देश बना था। आप ये खुद सोचिए कि शिक्षा कितनी इम्पॉर्टेंट है और ऐसे कुछ कार्य जो हैं जिनको करने में हम लोगों को कितना टाइम लग गया। अगर आप देखेंगे तो यूएनओ में लगभग आपके हमें लगता है 192 प्लस देश हैं। ठीक, लेकिन जब RTE लागू किया गया तो भारत आपका 135वां देश बना, यानी शिक्षा को अधिकार देने में हम लोग कितना पीछे हो गए। लेकिन चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, हम लोगों ने अपने अधिकार अधिनियम को लागू कर लिया। RTE 2009 यानी राइट टू एजुकेशन 2009 दिव्यांग बालक को 6 वर्ष से 18 वर्ष तक
मुफ्त शिक्षा का अधिकार देता है। लेकिन जैसे देखिए फ्रेंड, क्या यहाँ पे क्या लिखा था, अब ये दोनों बातें देखिए, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक, यहाँ पे क्या है, दिव्यांग। दिव्यांग मतलब जैसे मोदी जी ने नया वर्ड शुरू किया था, उससे पहले दिव्यांग को हम लोग विकलांग या डिसेबिलिटी समझते थे। फिजिकल डिसेबिलिटी जो होते थे वो बालक जो शारीरिक क्षत विक्षत हैं। कैसे हैं? शारीरिक क्षत विक्षत, उनको हम लोग क्या कहते हैं, दिव्यांग कहते हैं। तो उनको एक तरीके से 4 साल का क्या मिला है, आरक्षण मिला है, यानी एक्सटेंड दे दिया गया है, जो कि नॉर्मल बालक को कितना दिया गया है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक। जबकि जो आपके दिव्यांग बालक हैं उनको कब कहाँ से कहाँ दिया गया है, 6 वर्ष तक 18 वर्ष तक। ठीक, आगे आते हैं आरटीई की कुछ धाराएं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो आरटीई में कुल आपके 7 अध्याय, 38 धाराएं और आपकी एक अनुसूची है। लेकिन हमको लोगों को 38 धाराएं नहीं देखनी है, हम लोगों को अपनी जो महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट धाराएं हैं उन्हीं पे चर्चा करनी है। जैसे धारा नंबर 12 क्या कहती है कि प्राइवेट स्कूल की 25% सीटें जो होंगी वो गरीब बच्चों के लिए आरक्षित होंगी। यानी कोई भी अगर प्राइवेट स्कूल आपके पास में है तो उस स्कूल की जो 25% जो सीट्स होंगी वो रिजर्व होंगी किन बच्चों के लिए, आपके गरीब बच्चों के लिए, जो पुअर चाइल्ड हैं उन बच्चों के लिए आपकी 25% सीटें प्राइवेट स्कूल रिजर्व करेगा। धारा नंबर 13 क्या कहती है, प्रति व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क का 10 गुना जुर्माना। यानी जैसे कोई सरकारी स्कूल है, कोई सरकारी स्कूल है, अगर उस सरकारी स्कूल ने किसी बच्चे से शुल्क ले लिया है तो अगर मान लीजिए उसने 10 रुपये शुल्क लिया है तो 10 का 10 गुना, यानी उस मतलब जो भी विद्यालय प्रबंधन ने आपका फीस लिया है उससे 100 रुपये लिया जाएगा। उसका रीज़न क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मुफ्त शिक्षा। यानी जो आपकी शिक्षा है 6 वर्ष से लेके आपकी 14 वर्ष तक, 8 वर्ष की जो है पीरियड ऑफ टाइम में, तो वो बिल्कुल कैसी है, निःशुल्क है। यानी किसी प्रकार का आपसे पैसा पढ़ना ही नहीं है, बस आपको जाके वहाँ पे पढ़ना है, पैसे नहीं देने, बस पढ़ना है। इसीलिए अगर मान लो कोई भी विद्यालय प्रबंधन आपसे शुल्क ले रहा है तो उस पर क्या किया जा सकता है, उस पर 10 गुना जुर्माना लगाया जा सकता है। बस आपका स्कूल कैसा होना चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट बॉडी द्वारा चलाया जाने वाला होना चाहिए। ठीक, आगे आते हैं धारा नंबर 14 यानी 14 क्या कहती है कि जन्म प्रमाण पत्र ना होने पर की स्थिति में विद्यालय प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है यानी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या विद्यालय उसे आपका एडमिशन देगा कि नहीं देगा। तो एडमिशन विद्यालय को देना ही पड़ेगा, चाहे आपके पास डेट ऑफ बर्थ के लिए जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाता है, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपके पास टीसी जिसे हम लोग ट्रांसफर सर्टिफिकेट कहते हैं वो नहीं है, तो विद्यालय आपको क्या कहते हैं, प्रवेश देने से मना नहीं कर सकता। आप विद्यालय आपको प्रवेश देगा और कुछ टाइम का आपको समय देगा कि इतने समय में आप हमारे मतलब जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, जो हमको डॉक्यूमेंट चाहिए वो लाके आप हमको जमा कर दीजिए। लेकिन विद्यालय कभी ये नहीं कह सकता कि हम आपको एडमिशन यानी दाखिला नहीं दे सकते। ठीक, क्यों? क्योंकि आपके आरटीई की धारा 14 ऐसा करने से उसे मना करती है कि आप भैया इनकार नहीं कर सकते अगर किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। ठीक, आप ये नहीं सकते आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो हम आपको एडमिशन नहीं देंगे। अगर ऐसा कोई भी विद्यालय करता है तो आरटीई की धारा नंबर 14 का वो उल्लंघन करेगा, उस विद्यालय पर जुर्माना या कोई और भी क्रिया की जा सकती है। आगे देखें धारा नंबर 16 क्या कहती है कि छात्र को ना तो फेल किया जाएगा और ना ही विद्यालय से निकाला जाएगा। ये किस कक्षा तक है, तो ये भैया जो फेल वाला है वो आपका कक्षा 8th तक चलता है। यानी जितने भी विद्यार्थी होंगे इन विद्यार्थियों को फेल नहीं किया जाएगा, यानी किसी प्रकार से फेल नहीं किया जा सकता और ना ही विद्यालय से उन्हें निष्कासित किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। ठीक, अगर बच्चा फेल हो रहा है तो समझा ये जाता है कि शिक्षक फेल हो रहा है। ठीक, अगर आप बालक को निकाल रहे हो तो आप बालक को शिक्षा से दूर कर रहे हो, ना कि उसको आप भगा रहे हो स्कूल से, आप उस बालक को शिक्षा से दूर कर रहे हो। तो धारा नंबर 16 क्या कहती है कि ऐसा कुछ इंतजाम करो, जो कि एनसीएफ ने आपको बताया था कि पाठ्यक्रम को लचीला और परीक्षा प्रणाली में संशोधन, ऐसा पेपर डिजाइन करो कि सभी बच्चे दे लें। तो क्यों ऐसा किया गया, जाकि छात्र आपके फेल ना हो। ठीक, आगे आता है धारा नंबर 17 क्या कहती है कि बच्चों को शारीरिक दंड
देना सख्त मना है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस धारा में यह कहा गया है कि बच्चों को किसी प्रकार से शारीरिक दंड यानी मार जो है वो नहीं पड़ेगी। तो धारा नंबर 17, 17 मतलब खतरा, 17 से लोगों को क्या होता है खतरा। तो खतरे वाली बात किस में कही गई है, शारीरिक दंड में कही गई। पहले जो मास्टर होते थे घर से उठा के लाते थे, खूब कूटते थे। ठीक, आजकल के मास्टर अगर थोड़ा से बच्चे को हड़का भी दें या डांट भी दें तो आप लोगों को पता है क्या होता है। तो एक छूट दी गई है बच्चों को एक तरीके से कि शारीरिक दंड जो है वो निषेध है, यानी मना है कि आप बच्चे को पीट नहीं सकते। धारा नंबर 27 क्या कहती है, आरटी के अनुसार शिक्षक को जनगणना, चुनाव, आपदा प्रबंधन के अलावा अन्य किसी गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जा सकता। ये भी आपका क्वेश्चन बनता है कि पूछा जाता है इनमें से किस कार्य में शिक्षक को लगाया जा सकता है। तो 3 ऑप्शन आपको देंगे, जनगणना, चुनाव, आपदा प्रबंधन, एक चौथा कुछ और बना देंगे। ठीक, मान लीजिए कोविड-19 वाला ही बना दिया जैसे कोई। तो कोविड-19 देखिए एक प्रकार की आपदा है, तो उसमें टीचरों के बाद में आपने देखा होगा ड्यूटी लगाई गई थी जब आपकी वो कोविड-19 की वैक्सीन लगी थी। तो एक क्या है, आपदा प्रबंधन है। चुनाव अभी हाल ही फिलहाल में हुए थे तो आपको पता है चुनाव में टीचरों की ड्यूटी लगती है। जनगणना जब आपकी की जाती है तो उसमें भी आपके टीचरों की ड्यूटी लगती है। लेकिन इसके अलावा अन्य किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य में टीचर की ड्यूटी यानी शिक्षक की ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। ठीक, ऐसा कौन कहता है, ऐसा कहता है आरटीई की धारा नंबर 27। चलिए आगे देखते हैं। धारा नंबर 28 क्या कहता है कि कोई भी सरकारी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकता। आपने देखा होगा ऐसे बहुत से केसेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं कि सरकारी शिक्षक जो होता है वो अपने आवासों पे प्राइवेट ट्यूशन देते हैं, लेकिन आरटीई 2009 इसका वो क्या कहते हैं विरोध करता है। क्या कहता है कि सरकारी शिक्षक जो है वो घरों में अपनी प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते। ठीक, तो ये आपका इस सेशन का है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे के पॉइंट बताता हूँ। तो फ्रेंड्स आगे अब हम लोग जानते हैं कि आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन 2009 का जो अधिनियम है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी वो जो है अधिनियम वो क्या बतलाता है। इससे पहले हम लोगों ने धाराओं के बारे में देखा, अब आरटीई की कुछ विशेषताएं हैं जिनके अकॉर्डिंग जो हमारा आज का जो पाठ्यचर्या का कार्यक्रम है वो विद्यालय में अनुमोदित हो रहा है। इसमें पहले जो इसकी विशेषता है वो क्या कहती है कि आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का जो अनुपात होगा वो 30:1 होगा, यानी छात्रों की संख्या 30 होगी और शिक्षक कितना होगा 1। ये एक क्लास की बात की जा रही है कि जैसे कोई क्लास है मान लीजिए तो उस क्लास में 30 बच्चे होंगे और एक उनका टीचर होगा। ठीक है, चलिए प्राथमिक शिक्षा का प्राथमिक कक्षा का मतलब है आपका कक्षा 1 से लेकर 5 तक की, और इससे ऊपर जो होती है जिसे हम लोग उच्च प्राथमिक या जूनियर स्कूल बोलते हैं। आगे देखते हैं आरटीई 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक मतलब आपका क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक। इस क्लास में आपका छात्र एवं शिक्षक का जो अनुपात है वो बढ़ के कितना हो जाता है, अब छात्र चूंकि थोड़े बड़े हो चुके हैं तो छात्रों की संख्या को बढ़ा लिया जाता है, यानी पहले 30 था अब वो 35, लेकिन शिक्षक कितना रहेगा, शिक्षक आपका 1 ही रहेगा। तो ये अनुपात जरूर ध्यान रखिएगा। आपका जो प्राथमिक क्लास है यानी कक्षा 1 से 5 तक इसमें 30 बच्चों पे 1 शिक्षक, जबकि आपका उच्च प्राथमिक जिन्हें हम लोग जूनियर हाई स्कूल कहते हैं उसमें आपका 35 बच्चों पर 1 शिक्षक रहता है। आगे देखते हैं आरटीई 2009 के अनुसार कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के यदि प्रवेश में 200 से अधिक बच्चे हैं, यानी कोई एक स्कूल है और उस स्कूल में अगर 200 से ज़्यादा बच्चों ने प्रवेश लिया है तो क्या होता है, ऐसे में जो छात्र एवं शिक्षक का अनुपात है वो बढ़ के कितना हो जाता है 40:1, यानी कुल मिला के देखें तो शिक्षक जो हैं उनका अनुपात बढ़ाया नहीं जाता है, बस क्या किया जा सकता है आपका जो प्रधान अध्यापक है उसे भी साथ में शामिल कर लिया जाता है। यानी अगर प्रवेश जो है एडमिशन जो है स्कूल में वो 200 बच्चों से ज़्यादा हो चुका है तो वहाँ पे अनुपात क्या किया जाता है, बच्चों का बढ़ा दिया जाता है और यही अनुपात बढ़ के कितना हो जाता है 40, लेकिन टीचर कितना रहता है 1। अगर यही प्राथमिक स्तर पर यदि यही अगर आपका जो प्रवेश है वो 150 से अधिक लेकिन 200 से कम, यानी 150 से ज़्यादा हो लेकिन 200 से कम हो तो क्या होगा, 1 प्रधान अध्यापक होगा और 5 वहाँ पे शिक्षक होंगे। यानी अगर किसी भी विद्यालय में आपके अगर 150 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वहाँ पे 1 प्रधान अध्यापक और 5 शिक्षक होना आवश्यक है। ऐसे आप कैसे दे सकते हैं, देखिए
शिक्षक जब होंगे, ठीक है, तो 5 तियां 15 यानी 30 बच्चे आपके प्रति शिक्षक के हिसाब से बांट दिए गए। और इन सभी शिक्षकों को कोऑर्डिनेशन करने का काम किसका हो गया? प्रधानाध्यापक, जिसे हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। आगे देखें तो शिक्षक को एक सप्ताह में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो लगभग 45 घंटे यानी 45 आवर्स आपके शिक्षक को जो है वो एक सप्ताह में काम करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस कितने होते हैं? यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, यानी प्राथमिक स्कूल की जो कक्षाएं हैं वो कितने दिनों तक चलेंगी और कितने घंटे तक उसमें कार्य होगा? तो लगभग 200 दिनों तक चलेंगी आपकी, और 800 मतलब जो घंटे हैं इतना कार्य होना ही चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है कि प्राथमिक स्तर पर कार्य दिवस कितना होता है? तो 200 दिन होता है, और कितने घंटे होता है? तो 800 घंटे होता है। वही अगर बात करेंगे आप उच्च प्राथमिक की, तो यहाँ पे जो कार्य दिवस है वो बढ़ के हो जाता है फ्रेंड्स आपका 220 दिन। जब आपका कार्य दिवस बढ़ा है तो आपके कार्य के घंटे भी बढ़ेंगे, तो घंटे बढ़ के कितने हो जाते हैं? 1000। यानी अगर आप देखेंगे तो यहाँ अगर 20 दिन बढ़े हैं तो यहाँ आपके 200 प्लस घंटे बढ़ा दिए गए हैं। आगे देखते हैं, कक्षा 1 से 5 तक विद्यालय की दूरी कितनी होगी? तो 1 किलोमीटर। मान लीजिए जैसे ये आपका गाँव है, ये कोई गाँव है आपका, एक विलेज है, और इस विलेज में एक आपके बहुत से छात्र हैं, तो जो स्कूल की व्यवस्था है वो 1 किलोमीटर के अंदर ही आपको करनी पड़ेगी। ऐसा कौन कहता है? RTE 2009 आपको ये मतलब देता है अधिकार कि 1 से 5 तक की विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए? 1 किलोमीटर होनी चाहिए। RTE में क्या किया गया? एक विशेष आपकी समिति बनाई गई जिसे हम लोग बोलते हैं SMC, मतलब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। और इस समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया वो अभिभावक को बनाया गया कि अभिभावक आके ये जांच करें कि जो स्कूल में कार्यक्रम हो रहा है शिक्षा का वो सही हो रहा है कि नहीं। इसीलिए जो SMC कमेटी है इसका तो देखिए अध्यक्ष बनाया जाता है, वो किसे बनाया जाता है? अभिभावक को बनाया जाता है, यानी किसी गार्जियन को बनाया जाता है कि वो आकर समय समय पर स्कूल में आकर शिक्षा प्रणाली की जांच करता रहे। चलिए आगे देखते हैं। इस अधिनियम के अनुसार स्कूल के विकास के अनुदान का खर्च, यानी जो स्कूल में मान ली कोई चीज़ आनी है, या मेज आनी है, या अलमारी आनी है, या बोर्ड आना है, या मार्कर कुछ भी आना है, तो उसका खर्च कौन करेगा? अब बात के लिए तो आप चीफ मिनिस्टर से बोलेंगे नहीं कि मेरे विद्यालय में बोर्ड नहीं है, तो उसके लिए क्या किया गया है? एक विद्यालय प्रबंधन समिति बनाई जाती है। इस विद्यालय प्रबंधन समिति का एक कोष होता है, कोष मतलब जिसमें ये लोग पैसे रखते हैं। इस कोष में ही पैसा आता रहता है और उसी पैसा से आपकी चीज़ें खरीद ली जाती हैं। ठीक, आगे देखें, RTE 2009 समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है। अब समावेशी शिक्षा क्या है? ये हम लोगों ने अपने लास्ट सेशन में देखा था NCF 2005 में कि NCF 2005 समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है। समावेशी शिक्षा है क्या? एक तरीके से सबका साथ सबका विकास, मतलब चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे सामाजिक हो, एक कक्षा में सभी प्रकार के बालक आपको देखने को मिलते हैं। तो इसी कक्षा को हम लोग कैसी कक्षा कहते हैं? समावेशी कक्षा। यानी कुछ बच्चे दिव्यांग होंगे, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, कुछ बच्चे आपके मतलब थोड़े से कम इंटेलिजेंट होंगे, कुछ उनसे भी कम होंगे, यानी हर कैटेगरी के बच्चे आपको मिलेंगे। लेकिन पढ़ाना तो आपको सभी को है, ऐसा तो आप नहीं कर सकते ना कि आप मूर्ख वाले से कहोगे बेटा आप मत पढ़ो। ठीक, कोई दिव्यांग बालक आ गया तो आपने भैया अरे बेटा तुम क्यों आ गए, तुम यहाँ से क्यों? अरे वो पढ़ने आया है, इतनी हिम्मत करके आया है, उसे आप पढ़ाइए। तो NCF क्या कहता है? समावेशी शिक्षा। और इसी चीज को RTE भी मानता है कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, यानी कक्षा को हमेशा एक स्तर से देखना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी शिक्षण विधियों को देखना चाहिए। आगे लिखा है थैंक यू, तो आप लोगों का थैंक यू फ्रेंड्स। तो ये हम लोगों का RTE 2009 हो गया है, NCF 2005 भी हो गया है। अपने अगले सेशन में हम लोग देखेंगे आपकी NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। फिर इन सभी जो टॉपिक्स हैं इनसे जितने भी क्वेश्चन आपके सीटेट में बनते हैं उन सभी पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू।